A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज हमको डिस्कस करने हैं 12th of March 2024 के करंट अफेयर्स। 12th of March 2024 को साक कैलेंडर या नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से फागुन महीना पड़ता है। शुक्ल पक्ष चल रहा है यानी मून के फेजेस इंक्रीजिंग हैं और आज द्वितीया है। ठीक है, सुबह सुबह तक द्वितीया रहेगी, फिर तिथि चेंज हो जाएगी, बट जिस तिथि से स्टार्ट होता है डे यूजुअली उसी को मेन तिथि माना जाता है। चलिए आज के पूरे करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करें, आज की न्यूज़ डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था यानी 11th मार्च का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर एक बार डिस्कस करना होगा हमें। सो हु हैज़ बीन क्राउंड, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु हैज बीन क्राउंड 71st मिस यूनिवर्स इन द ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई। मुंबई के अंदर हाल ही में 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड हुआ, उसमें विनर कौन रही? इंडिया की तरफ से सिनी शेट्टी रिप्रेजेंट कर रही थी पर वो जीत नहीं पाई, टॉप 4 में भी नहीं पहुंची। जीती कौन? क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन सी कंट्री की थी? चेक रिपब्लिक की। वेरी नाइस। चलो जल्दी से ना एक बार थोड़ा सा मैप पे प्लेसिंग देख लेते हैं चेक रिपब्लिक की और चेक रिपब्लिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कल ये पॉइंट मैंने नहीं इंक्लूड किया था। सो आप देख सकते हो दिस इज यूरोप। यूरोप की एक मेनलैंड यानी हर तरफ से जमीन से ही घिरी हुई लैंडलॉक्ड एक कंट्री है और उसको कहते हैं चेक रिपब्लिक। अगर आप आसपास के कंट्रीज देखो तो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और जर्मनी इसके बॉर्डर्स बनाते हैं। सो इट इज अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप की कंट्री है। कैपिटल क्या है चेक रिपब्लिक की? प्राग है एंड करेंसी इज चेक कोरोना और चेक क्राउन। ठीक है, चलिए फिर कल जब हम पूरा सेशन पढ़ रहे थे मिडवे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे जब हम सेला टनल की बात कर रहे थे जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, तो मैंने आपसे पूछा था हाईएस्ट टनल्स, लॉन्गेस्ट टनल एटसेट्रा के बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो चलिए, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया, आई हैड आस्क्ड यू, सबसे पहली महिला जज इंडिया के अंदर कौन बनी थी? राइट आंसर इज आना चांडी। एना चांडी, नॉट अन्ना, एना चांडी। एना चांडी सबसे पहली जज बनी थी इंडिया के अंदर और सबसे पहली फीमेल ओके। एंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बनी थी? ये सुप्रीम कोर्ट की जज तक नहीं पहुंची, ये हाई कोर्ट की जज तक रही थी। केरला के हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने सर्व किया था। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज की बात करें तो दैट वाज फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। देन सेला टनल के दौरान मैंने आपसे पूछा था लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया ऑन अ हाईवे। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कहाँ है ये? चिनानी नाशरी टनल भी इसको कहा जाता है, था रादर। सो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देन आई आस्क्ड यू लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया ऑन अ हाईवे अबव 10,000 फीट। जनरली पूछा जाए तो ये होगा, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट टनल अगर हम कहें तो वो कौन सा होगा हाईवेज पे? अटल टनल, जिसे रोहतांग टनल भी कहा जाता था। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो अरुणाचल है उसके अंदर हाल ही में सेला टनल को इनॉग्रेट किया गया है, विच इज 13,000 फीट पर किसी भी रोड पर बना हुआ सबसे लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल है। राइट, ये हमने कल डिस्कस किया था। ये रोड है, ये हाईवे वाला केस नहीं है। ओके, फिर क्रिस्टीना पिस्कोवा हमने देख ही लिया। यहां तक की क्लैरिटी मिल गई? यस। चलिए अब आज जो भी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? परचम क्लासेस के जो ऐप है उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप परचम के टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हो। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टाइटल पे क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मोर पे क्लिक करो, ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आते हैं। ठीक है, सो ऐप हो, वेबसाइट हो, पीडीएफ प्लेलिस्ट हो, देन iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब एक्सेस कैसे करें, एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। अगर आपको वीकली और मंथली सीए मैगजीन लेनी है तो फिर आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जी। टेलीग्राम पे सिर्फ डेली सीए पीडीएफ आपको इंग्लिश में और हिंदी में मिल जाती है, डेली मिल जाती है। बाकी सबके लिए परचमclasses.in पे जाना है। सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, कोर्सेज लेने हैं तो परचम ऐप पे जाइए। जैसे कि सीए सब्सक्रिप्शन आप वहां से ले सकते हो। जो भी सीए आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो ना, यूट्यूब पे, सब हम यहीं पढ़ते हैं करंट अफेयर का, उन सब के पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाते हैं। इकोनॉमिकल भी है, कन्वीनियंट भी है, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर लेनी है तो अभी मैं हेल्पलाइन नंबर आपको बता दूंगी। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना प्रेफर करते हैं सो डेली सीए का पीडीएफ प्रिंट आउट बिल्कुल नहीं लेना है आपको। डेली सीए आप सिर्फ रिवीजन के लिए काम में लीजिए। अगर आप प्रिंट आउट लेकर के पढ़ते हैं तो मंथली सीए का प्रिंट आउट लेना है, डेली सीए का नहीं लेना। वाई मंथली सीए? बिकॉज ये कैटेगरी वाइज आ जाती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड A4 प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ जाती है। जो आपको डेली सीए प्रोवाइड की जाती है वो प्रिंट फ्रेंडली नहीं होती है, ये ज़्यादा प्रिंट फ्रेंडली होती है। और ये आपको कहाँ मिल जाएगी? वही ऐप पे भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ऐप में
सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वेबसाइट पे इंडिविजुअल मिल जाएगी। सवाल ई बुक जो बच्चे एमसीक्यू की मदद से पढ़ते हैं, जिनको वो अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है, सो हर महीने 150 एमसीक्यूज़ और उनके एक्सप्लेनेशन की एक ई बुक आती है, ये भी आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगी। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको ऐप पे मिल जाएगा। सो जो भी आपको चाहिए आराम से देखिए, परचम ऐप पे सब मिल जाएगा। कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है सो प्लीज कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर, ईमेल कर सकते हो, परचम ऐप में चैट कर सकते हो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जो प्रोडक्ट सर्विसेज रिलेटेड है वो मत डाला करो, बिकॉज कई बार ओवरलुक हो जाती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, सो ओवरलुक हो जाती हैं। ठीक है, चलो। ओके, सो अब हम कुछ भी बात करें उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अदरवाइज भी पूरे इंडिया को रमदान की ढेरों शुभकामनाएं, रमदान मुबारक हो। नाउ व्हाट इज दिस रमदान फेस्टिवल बोले या रमदान महीना, इसको होली महीना, मुबारक महीना कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर। सो जो भी मुस्लिम संप्रदाय के बच्चे हैं या लोग हैं वो रमदान को एक होली मंथ की तरह ऑब्जर्व करते हैं। क्या है रमदान? इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और उसमें जो 9th मंथ होता है उसको रमदान कहा जाता है। कौन सा मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का? ये दिस इज दी 9th मंथ। 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज नोन एज रमदान। और इस दिन मतलब इस पूरे महीने फास्टिंग ऑब्जर्व की जाती है, खुद को क्लेंस करने के बारे में सोचा जाता है, कुछ भी गलत नहीं करना है, बुरा नहीं करना है, किसी से कभी कुछ गलत हो गया तो मन के अंदर थोड़ी माफ़ी या फॉरगिवनेस की फीलिंग रखनी है, शेयरिंग, तो जो भी कुछ अच्छा एक इंसान कर सकता है इस महीने में करने की कोशिश की जाती है। मोस्ट होली मंथ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर माना जाता है। पूरे महीने फास्टिंग की जाती है। रमदान की शुरुआत कब होती है? तो जैसे अभी सऊदी अरेबिया जहाँ पे मक्का है, तो मक्का में जिस दिन चांद दिखता है, जिसको हम न्यू मून बोलते हैं ना, क्रिसेंट मून, बिल्कुल पतला वाला चांद है ना, सो उस दिन से अगले दिन फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 10 मार्च को सऊदी अरेबिया के अंदर चांद दिख गया तो 11th मार्च से वहां पे फास्टिंग स्टार्ट हो गई। इंडिया की अगर हम बात करें तो 11 मार्च को क्रिसेंट मून दिखा है रमदान वाला, और 12 मार्च से होली मंथ जो है रमदान का, यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं। अब आप बोलोगे मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम के अंदर आप जब स्टैटिक जीके पढ़ते हो या फिर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो आपको अलग अलग रिलीजन के जो कैलेंडर्स हैं वो भी पढ़ने होते हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट महीने पढ़ने होते हैं। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, बताइए इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना किस नाम से जाना जाता है? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? ये 9th मंथ है रमदान, पहले महीने को क्या कहते हैं? चलिए, सो अब इसके अंदर रमदान महीने में क्या होता है, सूरज वाला जो पूरा टाइम है, यानी सनराइज से लेके सनसेट तक कुछ नहीं खाया जाता, फास्ट किया जाता है। और जो अंधेरे वाला टाइम होता है, यानी सनराइज से पहले सनसेट के बाद, उसी में आप खा सकते हो। सो सनराइज के पहले प्री डॉन मील को कहा जाता है सहरी करना। ओके, और जैसे सनराइज हो रहा होता है उस टाइम फज्र या मॉर्निंग प्रेयर ऑफर की जाती है। सनसेट जब हो रहा होता है उसको मगरिब या इवनिंग प्रेयर कहते हैं, और उसी के बाद अपना फास्ट खोला जाता है, इफ्तार किया जाता है। तो इफ्तार किस समय किया जाता है? सनसेट के टाइम में किया जाता है। सहरी कब की जाती है? सनराइज के पहले, ये सनसेट के बाद में। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, बिकॉज एग्जाम में रिलीजन के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सभी के लिए कॉमन आते हैं। ठीक है, चलिए, अब जब रमदान का महीना खत्म होता है तब कौन सा त्योहार आता है? ईद उल फित्र आता है। ईद अल फित्र मनाया जाता है, ब्रेकिंग द फास्ट वाली फीस्ट, बहुत बड़ी दावत होती है। ओके, सो ईद उल फित्र जो है वो कब मनाया जाता है? रमदान के खत्म होने पे मनाया जाता है। समझ में आ गया? ये 9th मंथ है, फर्स्ट मंथ आप मुझे बताओगे। आ जाइए जी। हाँ, ऑस्कर्स दिए गए हैं 2024 के, और ऑस्कर्स हमारे एग्जामिनर के वन ऑफ द फेवरेट अवार्ड्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ लेता है, वो बाफ्ता से भी पूछता है, इंटरनेशनल अगर आप फिल्म अवार्ड्स की, टेलीविजन अवार्ड्स की बात करो, एमीज से भी पूछ लेता है, और ऑस्कर्स तो है ही फेवरेट। तो देखते हैं ऑस्कर 2024 में मेजर कैटेगरीज किनको मिली हैं। उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं। 1929 से ऑस्कर्स दिया जा रहा है। कब से? 1929 से, और इस बार 96th अकेडमी अवार्ड्स थे। आप बोलोगे मैम ऑस्कर है या अकेडमी अवार्ड है? एक ही होता है। ऑस्कर को ही एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। देता कौन है इन अवार्ड्स को? सो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, एम्पास, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज इसको देता है। 1929 से देता आ रहा है। 96th एडिशन इस बार हुआ। कहाँ होता है ये? डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, यूएस के अंदर ही इसको कंडक्ट किया जाता है। इस बार 23 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिए गए। देखो 2023 के लिए दिए गए ना ऑस्कर्स, और 23 कैटेगरी में ही दिए गए, ऐसे याद रखिएगा। और होस्ट किसने किया? जिमी किमेल।
आई डोंट नो आपको पिक्चर दिख रही है या नहीं. जिमी किमेल वॉज द होस्ट, 4th टाइम ही वॉज होस्टिंग ऑस्कर्स. ये आपको मेन लोग दिख रहे हैं. सो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. अब कौन है क्या है, आ जाओ जी. ये टेबल आपको ध्यान अच्छे से रखनी है. गॉट इट. चलो, काफी सारे अवार्ड ना आप देखोगे ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमीज नहीं सॉरी बाफ्ता अवार्ड्स, ग्रैमी क्यों आ गया बीच में, बाफ्ता अवार्ड से मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे. अधिकतर केसेस में बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, ये सब कौन लेके गया, ओपेनहाइमर. सो बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी या किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए. बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए. ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से. बेस्ट पिक्चर भी ओपेनहाइमर को मिला है. ठीक है, इधर आ जाओ, अभी बीच में छोड़ दो. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी ओपेनहाइमर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर. गॉट इट. अब देखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस. बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, पुअर थिंग्स. एमा स्टोन, पुअर थिंग्स. बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग, ये चेंज है भाई इस बार, है ना. तो डिवाइन जॉय रेंडोल्फ को द होल्डोवर्स के लिए डिवाइन जॉय को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. बेस्ट सॉन्ग बार्बी मूवी का व्हाट वाज आई मेड फॉर, राइट. एंड बेस्ट अच्छा किसने गाया है ये सॉन्ग, हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग, एंड शी इज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव ऑस्कर ट्वाइस, राइट, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए. सो चलिए सिंगर का नाम बताइए. बार्बी मूवी का व्हाट वाज आई मेड फॉर ये सॉन्ग किसने गाया है. दैट सिंगर हैज गॉट द ऑस्कर ट्वाइस नाउ. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर किसको मिला है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट. कुछ भी चीज इंटरनेशनल होती है तो हमारा इंटरेस्ट का जोन बन जाता है ना. अरे वाह, दूसरे देश में क्या हो रहा है ना. कोई एनआरआई भी इंडिया में आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. या एनआरआई छोड़ो, कोई फिरंगी या कोई और कंट्री का नेशनल आ जाता है, हम बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं. जैसे आई एम रिजाइडिंग इन अजमेर, पुष्कर में बहुत सारे दूसरे देशों के लोग मिलते हैं, तो लोकल्स हैं उनको देख करके बड़े खुश होते हैं. ठीक है. सो जोन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ होता है, इंटरनेशनल में. सो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर. एनिमेटेड फीचर किसको मिला है, फीचर यानी मूवी, ओके, फीचर फिल्म, बॉय एंड द हेरॉन. एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर 20 डेज इन मैरोपोल. 20 डेज इन मैरोपोल. तो ये सारी मेजर कैटेगरीज हैं जो आपको याद रखनी है. गॉट इट जी. चलिए आगे बढ़ेंगे. अगली जो न्यूज आ रही है इंटरनेशनल डोमेन से ही आ रही है. इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है. इंक किया मतलब साइन किया है EFTA के साथ में. क्या है EFTA अभी मैं बताऊंगी. $100 बिलियन का कमिटमेंट मिला है इंडिया को कि अगले आने वाले कुछ सालों में $100 बिलियन EFTA इंडिया में इन्वेस्ट करेगी. और ये अपनी तरह का पहला ऐसा पैक्ट साइन किया गया है इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड सो फार. ठीक है. तो EFTA का पहले तो फुल फॉर्म देखो, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यूरोपियन यूनियन से डिफरेंट है. वो देश जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, उन्होंने एक तरह से अपना EFTA एक एसोसिएशन बना लिया कि फ्री ट्रेड हम दूसरे देशों के साथ में कर सकते हैं. फ्री ट्रेड का मतलब आप टैरिफ जो होते हैं, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, हम उनको बहुत कम कर देते हैं ताकि आराम से स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड हो सके देशों के बीच में. तो EFTA जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, 4 कंट्रीज हैं. EFTA 4 लेटर्स हैं तो EFTA में 4 कंट्रीज आती हैं. लाइचेनस्टीन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड. हाँ, ये वही स्विट्जरलैंड जो बहुत सुंदर है. सो ये 4 कंट्रीज EFTA का हिस्सा है. EFTA के साथ इंडिया का एक डील साइन हुआ है कि अनदर यानी अपकमिंग 15 सालों के अंदर $100 बिलियन ये 4 कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी. सील हो गया ये चीज, कितना सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है. ओके. और इंडिया भी इन देशों के अंदर इन्वेस्ट करेगा. राइट. देन what else then ओके. सो इससे पहले ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, अभी तो हमने EFTA के साथ में किया है, लेकिन इससे पहले 2 देश और हैं जिनके साथ रिसेंटली इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं, UAE और ऑस्ट्रेलिया बीइंग 2 ऑफ द, मतलब ये 2 कंट्रीज पहले रहे हैं. ठीक है. अब ये जो EFTA है इसको मतलब एनफोर्समेंट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड ये मैंने आपको बता दिया फ्री ट्रेड पैक्ट क्या होता है, जिसके तहत आप ट्रेड अग्रीमेंट में आ रहे होते हो, जिसमें 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या कंप्लीटली हटा देते हैं अपनी कस्टम ड्यूटीज को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगनी होती हैं, ताकि अच्छे से ट्रेड किया जा सके और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के कंट्रीज के अंदर करने वो स्मूथली किए जा सके. ओके. सो न्यूज़ वापस से देख लीजिएगा. EFTA की हम बात कर रहे हैं. एंड ये जो EFTA है इसके साथ इंडिया ने $100 बिलियन कमिटमेंट वाली डील साइन कर ली है. गॉट इट. चलो
अब इंटरनेशनल डोमेन से हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ। दो न्यूज़ हमको स्पोर्ट्स की देखनी है। अभी इंडिया की रैंकिंग टेस्ट वगैरह में भी रिलीज हुई हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम इतनी न्यूज़ ले रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ देखिएगा, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ PCI? कौन है PCI? क्या है PCI? और ये कौन है? झाझरिया साहब, पहचान गए इनको? देवेंद्र झाझरिया। सो देवेंद्र झाझरिया हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ PCI, पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया। पैरालंपिक कमेटी जो पैरालंपिक गेम्स करवाती है। सो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं। इनको जानते हो आप? पैरालंपिक यानी ओलंपिक, पैरालंपिक यानी पैरा ओलंपिक्स। इनके अंदर जैवलिन थ्रो करते हैं। 2 बार ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए लेकर के आ चुके हैं, 2004 एथेंस में और 2016 रियो पैरालंपिक्स के अंदर ये हमारे लिए गोल्ड मेडल, दोनों बार गोल्ड मेडल लेकर के आए थे F46 डिसेबिलिटी कैटेगरी में। डिसेबिलिटी की अलग अलग कैटेगरी होती हैं, ठीक है, तो इनकी कैटेगरी F46 थी। जैवलिन थ्रोअर हैं ये और प्रेसिडेंट बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, पैरा ओलंपिक पैरालंपिक, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों बैडमिंटन के डबल्स के बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनको हरा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है और हाल ही में स्पोर्ट्स का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है वो भी इनको कॉन्फर किया गया। कौन सा है स्पोर्ट्स जगत का इंडिया में सबसे हाईएस्ट ऑनर? जल्दी से लिख करके मुझे उस अवार्ड का नाम बताएंगे आप। चलिए, सो सात्विक एंड चिराग, दैट इज सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब डबल्स वाला जो है वो अपने नाम कर लिया है। सेकंड बार ये इस टाइटल को जीते हैं। इससे पहले 2022 में इन्होंने ये टाइटल जीता था। सो फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल कौन जीत के आया है? सात्विक एंड चिराग जीत करके आए हैं। और किसको हराया इन्होंने? ताइवान को हराया है। ताइवान को कई जगह आप चाइनीज तेपी की तरह भी लिखा हुआ देखोगे, बिकॉज स्पोर्ट्स की दुनिया में इसको चाइनीज तेपी भी कहा जाता है, बट ताइवान से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, अब हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी से मूव करते हैं साइंस टेक एंड डिफेंस की कैटेगरी पे। और जो न्यूज आप देख रहे हो, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल्स। अग्नि 5 मिसाइल बहुत हाईटेक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी यहाँ से हम इसको अगर लॉन्च करेंगे किसी और कॉन्टिनेंट तक हम दावा बोल सकते हैं इसका, और मल्टीपल टारगेट पे हिट कर सकती है। एंड लैंड टू लैंड है, बॉलिस्टिक यानी इस तरह की एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। लैंड सरफेस टू सरफेस, सरफेस से ही छोड़ी जाती है, सरफेस पे ही जाके हिट करती है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखती है, ओके, यानी न्यूक्लियर वेपन की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका हो चुका है फायर टेस्ट। किसने किया है? DRDO ने किया है। अब न्यूज देखते हैं। मिशन दिव्यास्त्र, जैसे वो आप कभी माइथोलॉजिकल सीरियल्स या मूवीज देखते हो, ब्रह्मास्त्र निकाला गया, दिव्यास्त्र निकाला गया, बस वही दिव्य अस्त्र, दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 मिसाइल को। ध्यान रखिएगा, मिशन दिव्यास्त्र कौन सी मिसाइल से रिलेटेड है? अग्नि 5 से रिलेटेड है। इसको DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया। इंडिजिनसली डेवलप किया गया, इसको भारत में ही बनाई गई है ये मिसाइल, राइट। और इसके पीछे जो विजन थी वो APJ अब्दुल कलाम साहब की थी, अभी हम देखेंगे। सो मिशन दिव्यास्त्र को कहाँ टेस्ट फायर किया गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा कोस्ट के थोड़ा ऑफ में पड़ता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ये अचीव कर लेती है। इंडिया की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल लैंड बेस्ड यानी सरफेस टू सर्फेस बॉलिस्टिक मिसाइल है। समझ में आ गई बात? ठीक है। मल्टीपल वॉरहेड्स हैं इसके, यानी कि आप एक मिसाइल यहां से छोड़ोगे और वो मल्टीपल जगह जाकर के ब्लास्ट करेगी, राइट। और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और मल्टीपल वॉरहेड्स जो हैं वो सिंगल मिसाइल के ऊपर है, इसको कहा जाता है MIRV। ये टर्म ध्यान रखनी है, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके, सो मल्टीपल, M I के लिए इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, R के लिए री एंट्री, V के लिए व्हीकल। ये MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। और MIRV टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ही हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से टेस्ट किया और उनके पास इस तरह की मिसाइल्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, UK और फ्रांस। और हाल ही में पाकिस्तान ने भी ऐसा दावा किया था कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर केपेबल MIRV इक्विप्ड मिसाइल है जिसका नाम है अबाबील। और अब इंडिया ने भी टेस्ट फायर कर लिया है सक्सेसफुली।
आगे थोड़ा और देखेंगे इसको बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अग्नि 5 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन पे वर्क करती है। जो बच्चे पर्टिकुलरली डिफेंस एग्जाम दे रहे होंगे ना, उनके लिए हर एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आपको तो इनफैक्ट इसके डायमेंशंस भी ध्यान रखने हैं, कितनी बड़ी है, राइट। सो वो सब भी देख लीजिएगा, थोड़ा और डेप्थ में इसको पढ़ लीजिएगा। अग्नि की ये 5th सीरीज ऑफ मिसाइल है, अग्नि 1 2 3 4। इस तरह से 4 मिसाइल ऑलरेडी आ रखी हैं जिनकी जो रेंज है 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर थी। सो अग्नि 1 जो है वो 700 किलोमीटर रेंज की है, अग्नि 4 3500 किलोमीटर की, अब अग्नि 5 5000 किलोमीटर की है और वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी हैं हमने, राइट। ये जो भी अग्नि 5 तक मिसाइल्स बनी हैं, ये कौन से प्रोग्राम के तहत बनी है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। इंपॉर्टेंट है जी। IGMDP किसका ब्रेन चाइल्ड था? किसने सोचा था ये प्रोग्राम? अब्दुल कलाम साहब ने सोचा था और इसी के तहत काफी सारी मिसाइल डेवलप की गई हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। हर एक के बारे में डिटेल है। जैसे पृथ्वी मिसाइल शॉर्ट रेंज की है, सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल जो हमने देखा इंटरमीडिएट से अभी इंटरमीडिएट रेंज की और 5000 किलोमीटर्स तक जाती है, सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक। त्रिशूल की हम बात करें शॉर्ट रेंज है, आकाश की बात करें मीडियम रेंज है, नाग की बात करें एंटी टैंक मिसाइल है ये। तो ये जितनी भी मिसाइल आप 5 देख रहे हो, सो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब IGMDP के तहत डेवलप की गई हैं और ये APJ अब्दुल कलाम साहब की सोच का नतीजा है और उसी के तहत अग्नि 5 को भी डेवलप करके सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इज द न्यूज क्लियर टू यू ऑल पीपल? ठीक है, ब्रह्मास्त्र नहीं, कौन सा है ये हमारा मिशन? दिस इज दिव्यास्त्र। ओके, मिशन दिव्यास्त्र के तहत ये टेस्टिंग हुई है। चलिए, अब हम जो भी न्यूज देखेंगे अगले कुछ 5-7 स्लाइड्स, वो हम स्टेट न्यूज कैटेगरी से देखेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले चल लेते हैं अरुणाचल। ठीक है, PM मोदी जी ना अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं अभी। पोल्स के पहले वैसे भी हर पार्टी को करना ही होता है, जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज आपको अपना थोड़ा रीच बढ़ानी होती है। सो आप कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उनको जाते हुए देखोगे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हुए देखोगे। सारी न्यूज आपको फॉलो नहीं करनी है, हर जगह कौन कौन से प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, कितना आउटले दिया, नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सिर्फ वो हमको पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि कल हमने सेला टनल के बारे में पढ़ा, वो भी PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था अरुणाचल के अंदर। उसी अरुणाचल दौरे से रिलेटेड अब हम 1-2 न्यूज और पढ़ेंगे, पर उससे पहले अरुणाचल से अदरवाइज जो न्यूज आ रही है वो ये है कि 27th डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल को मिल गया है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 27 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। बिचोम सबसे रीसेंट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी 27 नंबर का डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का हो गया है। ठीक है, अरुणा के आंचल में बिच्छू करके कुछ याद रख सकते हो, बिछोम, नहीं तो आंचल बिछा रखा है उन्होंने अपने बच्चों के लिए, बेटा जो करना है करो, मम्मा है पीछे। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी, बिछोम याद रखिएगा। सो बिछोम इज द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल और इसको वेस्ट एंड ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके बनाया गया है। इससे पहले केई पेन्योर 26 नंबर की डिस्ट्रिक्ट अनाउंस की गई थी। सो ये भी अभी मार्च के ऑनसेट की ही न्यूज है, राइट। फरवरी में इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया था फरवरी 2024 में। उसी के तहत ये 2 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई हैं। एक हो गई केई पेन्योर, क्या पहना है करके कर सकते हैं, केई पेन्योर, ओके। और ये 26 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल की, इसको लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया है। और उसके बाद कौन सी? बिछोम, सो ईस्ट एंड वेस्ट कामिंग से इसको निकाला गया है। ठीक है, 26 एंड 27 डिस्ट्रिक्ट। अब अरुणाचल में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 27 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। ठीक है, PM मोदी से रिलेटेड न्यूज पे आ जाते हैं जो उन्होंने अरुणाचल का दौरा किया। तो एक तो सेला टनल का इनॉग्रेशन हुआ, एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, डू नॉट मिस दिस आउट। PM लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2880 मेगावाट 2880 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी से बिजली बनाई जाएगी। यूजुअली डैम्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। सो दिबांग मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अरुणाचल के अंदर और ये इंडिया का टॉलेस्ट या हाईएस्ट डैम भी बन जाएगा जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अभी टॉलेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का? पूछ लूं? लिख दो चलो। सो न्यूज देख लेते हैं। दिबांग मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा है कि CMD
अपॉइंट हुए हैं इसके एडिशनल चार्ज लेकर के? कौन अपॉइंट हुए हैं? अभी तो कल ही पढ़ाया है, बताना पड़ेगा। बताओ चलो, मैं बता दूं, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से हमने याद किया था। हाँ, तो थोड़ा हिंट दे देती हूँ, चलो लिखो। सो NHPC लिमिटेड का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कमीशन किया जाएगा 2032 में। अभी काफी समय, ऑब्वियसली डैम बनाने में समय लगेगा, और ये करीब 31,875 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। 278 मीटर हाई डैम बनेगा। इंडिया का सबसे हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होने वाला है। ओके और इस डैम को बनाने के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी RCC टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, और RCC टेक्निक का इस्तेमाल करके जितने भी डैम दुनिया में बने हैं उनमें सबसे हाईएस्ट डैम यही दिबांग वाला डैम होने वाला है। गॉट इट? चलिए, और ये कुछ स्टैटिक डाल दिया है। गवर्नर कौन है अरुणाचल के? सो कटप्पा, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। कटप्पा कैसे आया? क-ट-पा ऐसे आया था। CM कौन है अरुणाचल के? पेमा खांडू जी हैं, और डेप्यूटी CM भी हैं चौना मेन। सो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या डैम याद रह गया आपको। चलिए, अगली खबर भी अरुणाचल से है, और दिस इज रिलेटेड टू अ फेस्टिवल, राइट? सो गोरसम कोरा फेस्टिवल, कभी पूछ लिया जाए गोरसम कोरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अंदर इसको मनाया जाता है। अरुणाचल गोरसम कोरा फेस्टिवल। बहुत ठंड होती है ना अरुणाचल में, सब गोरे गोरे होते हैं, थोड़ा सा हिंट है भाई। सो जेमिथांग जो वैली है तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे ये गोरसम कोरा फेस्टिवल मनाया जाता है, और अभी इसको 7 to 10 मार्च सेलिब्रेट किया गया। और इसको गोरसम चोटिन एक 73 फुट ऊंचा स्तूप है, जो आपने अभी फोटो देखी ना, इस स्तूप के अराउंड ही इसको यहीं पे मनाया जाता है। स्तूपास बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है। तो यस, ये जो पूरा फेस्टिवल है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। और जेमिथ्यांग वैली जो है नामजांग चू रिवर के अलोंग, वहां पे इसको मनाते हैं, और यही वो जगह है जहां पे 14 दलाई लामा तिब्बत से जब वो निकाले गए थे तो इन्होंने रेफ्यूज ली थी 1959 के अंदर, जब वो एस्केप करके आए थे तिब्बत को। और इसको हिमालयन बुद्धिज्म के लिए, हिमालयज में यानी अपने इंडियन साइड में, तिब्बतन साइड में जो हिमालयन बुद्धिज्म है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर भी माना जाता है। इनफैक्ट जो भूटान है वहां से भी काफी सारे लोग आकर के इस फेस्टिवल को अटेंड करते हैं। तो इंडिया और भूटान की फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखोगे इंडिया है, इंडिया का ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में ये जो सबसे पहला आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है दिस इज तवांग। ठीक है जी, मतलब उसी में ये तवांग मैंने आपको दिखा दिया। देन इस बार ये जो फेस्टिवल था इसकी थीम क्या है? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। कोई वेस्ट नहीं करना है हमें। भूटान से भी काफी सारे नेशनल विजिट करते हैं। ये जो पूरा जेमिथ्यांग वैली है तवांग अरुणाचल के अंदर, यहाँ पे काफी सारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विलेज डेवलप किए जा रहे हैं। यानी अरुणाचल की तवांग की जेमिथ्यांग वैली में काफी सारे वाइब्रेंट विलेज हमको देखने को फ्यूचर में मिलेंगे। क्या है वाइब्रेंट विलेजेस? जिनको सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर करती है डेवलप करने के लिए, सड़कें वहां तक पहुंचे, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, स्कीम्स पहुंचे, उनके अंदर स्किल बढ़ाई जाए, तो विलेजेस को वाइब्रेंट करें ताकि उनके आजीविका के अर्निंग के सोर्सेस ओपन हो सके। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2023 15 फरवरी को इसको अप्रूवल दिया गया था। जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया और सिक्किम हो गया, ये जो 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं, इनके अंदर विलेजेस को डेवलप किया जाएगा कनेक्टिविटी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म कल्चर के एंगल से, ताकि आजीविका के सोर्सेस बढ़ सके। गॉट इट जी? समझ में आ गया? ठीक है। अरुणाचल से अब हम आते हैं असम की तरफ। ठीक है, अब जो असम की न्यूज है वो देख लेते हैं। मोदी जी ने दौरा किया नॉर्थ ईस्ट का, तो 3-4 स्टेट को आप साथ में लपेट लिया, चलो भाई आपको भी घूम लेते हैं, आपको भी घूम लेते हैं। तो असम का भी दौरा किया, और उसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ वेलर को इनॉग्रेट किया। स्टैच्यू ऑफ वेलर, तो असम में जो स्टैच्यू ऑफ वेलर है वो किसको डेडिकेटेड है? असम के एक बहुत हिस्टोरिक हीरो हैं, कौन? बोरफुकान जी, लचित बोरफुकान। सो उन्हीं को डेडिकेटेड ये स्टैच्यू है। पीएम मोदी अनवील्ड ब्रॉन्ज स्टैच्यू। किसकी स्टैच्यू? ब्रॉन्ज स्टैच्यू, कांसा जिसको हम बोलते हैं, अहोम जनरल लचित बोरफुकान इन असम जोरहट। असम का जो जोरहट है वहां पे इस स्टैच्यू को अनवील किया गया। 125 फुट की ये स्टैच्यू ऑफ वेलर है। वेलर बोले तो ब्रेवरी,
है ना, उसका प्रतीक है ये। और यहीं पे लचित बोरफुकान जी की बरियल साइट भी है। व्हाट एल्स, इस मूर्ति को किसने बनाया है? राम वंजी सुतार ने बनाया, जिन्होंने काफी प्रोमिनेंट मूर्तियां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो भी सुतार साहब ने ही बनाई थी। देन इसकी पूरी लंबाई 125 फीट हमने बता ही दी। इसका फाउंडेशन स्टोन रामनाथ कोविंद जी ने 2022 में रखा था, अब पीएम मोदी जी ने इसको अनवील कर दिया है। तो अब हम लचित बोरफुकान जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ही वॉज द लेजेंडरी आर्मी कमांडर, अहोम किंगडम के मुगल से टक्कर लेने के लिए बहुत इनको जाना जाता है, और इनकी एक बहुत पॉपुलर बैटल रही 1671 की बैटल ऑफ सराय घाट, जिसमें इन्होंने माइटी मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ओके, चलिए अगली खबर अगेन असम से ही रिलेटेड है। असम के अंदर एक स्टडी की गई, और किसकी की गई, कौन है ये भैया? ये है गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर, राइट। सो इंडिया के गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। एस्टिमेटेड है 7396 गोल्डन लंगूर्स इंडिया के अंदर, और यूजुअली ये असम वाले रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा ये न्यूज़ असम साइड से आ रही है। सो ये जो पूरा पॉपुलेशन एस्टिमेशन है इस एंडेंजर्ड प्राइमेट का, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी का है, वो किसने कैरी आउट किया? प्राइमेट रिसर्च सेंटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने, इन एसोसिएशन विद असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन हिमालयाज, इन सब ने मिलकर के पूरा जो काउंट है, एस्टिमेशन है, वो निकाला। और ये जो गोल्डन लंगूर है विच इज एंडेंजर्ड कैटेगरी का है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से, और इसका आपको जूलॉजिकल नेम याद रहना चाहिए, ट्रैकीपिथेकस गेई, राइट। एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाया जाता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? असम के अंदर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम के फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट हैं अलग अलग हिस्सों में, वहां पे गोल्डन लंगूर को प्राइमरीली देखा जाता है। 2008-9 में इसकी पॉपुलेशन अराउंड 6000 रिकॉर्ड की गई थी इसी एरिया में, और अब कितनी रिकॉर्ड की गई है? 7396। सो अच्छे से फल फूल रहे हैं भाई ये। अब इनका IUCN स्टेटस वैसे हमने देख लिया, ट्रैकीपिथेकस गेई इनका साइंटिफिक नेम है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, यानी आप इनका खरीद बेच और इनको यहाँ वहाँ नहीं कर सकते हो, है ना। इनका एक तो इनको आप हंट नहीं कर सकते हो, आप इनका ट्रेड नहीं कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हमारे गोल्डन लंगूर को मिला हुआ है। सुग्रीव जी जो थे ना, मतलब इन्हीं गोल्डन लंगूर्स का ही एक मेंबर थे या एक प्रजाति माना जाता है। सो गोल्डन लंगूर उसी क्लैन के माने जाते हैं, सुग्रीव जी इस क्लैन के माने जाते हैं माइथोलॉजिकली। नेक्स्ट खबर जो आ रही है, अब हम साउथ चलते हैं, और साउथ से खबर ये है कि अदृश्य जलकंगल becomes the first Malayalam film to premiere at 27th International Film Festival in Estonia. एस्टोनिया में 27th International Film Festival हुआ, और पहली बार एक मलयालम फिल्म है जो कि वहां पे प्रीमियर की गई है, और फिल्म का नाम क्या है? अदृश्य जलकंगल। और इसको क्योंकि इंटरनेशनल जगत में प्रीमियर किया जा रहा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, और वो क्या रखा गया? इनविजिबल विंडोज। किसने डायरेक्ट किया ये मूवी? डॉक्टर बीजू ने इसको डायरेक्ट किया है। तो एक शॉर्ट न्यूज कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे। फिर स्टेट से ही 2 और 1 लाइनर न्यूज हैं जो हम देख लेते हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन काठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो सरकार का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज पूरे नॉर्थ इंडिया का कहाँ आएगा? जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में आएगा। और असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट काउंसिल फॉर किरण शेख कम्युनिटी। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? किरण शेख कम्युनिटी, जिसको हाल ही में जिसके लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव किया गया है, कौन से जगह को बिलोंग करती है? सो ये बराक वैली असम के अंदर ये कम्युनिटी रहती है, और काफी समय से ये लोग डिमांड कर रहे थे हमारा एक डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी के लिए भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते खुले, कोई एक्सक्लूसिवली हमारे ऊपर ध्यान दे। सो असम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किरण शेख कम्युनिटी। कहाँ पे? बराक वैली असम। आसमान से ही किरण आती है ना, आती है तो बस आसाम से एसोसिएशन याद रखिएगा। पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ होगा? कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा। चलिए अब हम आते हैं किसके ऊपर? नेशनल न्यूज की तरफ मूव कर लेते हैं। किशोर मकवाना assumes charge as chairman of National Commission for Scheduled Caste.
एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ये कमीशन बनाई जाती है ताकि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस कर सके, अपने रिकमेंडेशन देने हैं सरकार को तो वो दे सके। सो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को, यानी इसके मेंबर्स और चेयरमैन को वापस चेंज किया गया है। तो किशोर मकवाना बने हैं चेयरमैन, किशोर मकवाना। सो किशोर कुमार से याद रख सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सो इस कमीशन के बारे में जागरूकता या शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता के लिए गाने वाने गाएंगे किशोरदा, तो किशोर मकवाना याद रखिएगा। वो पहले किशोर मकवाना जी जॉइंट स्पोक पर्सन गुजरात से बीजेपी के रह चुके हैं। देन इसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने इंश्योर की है मदिग मेंबर की एक, मतलब जो मदिग कम्युनिटी है उससे एक मेंबर इस शेड्यूल कास्ट की जो नेशनल कमीशन है उसमें मेंबरशिप पोजीशन पे रहेगा। ओके, इसमें यूजुअली एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होते हैं। उन 3 मेंबर में से एक मेंबर जो है वो मदिगा कम्युनिटी का होगा ही होगा, ये इंश्योर किया है सरकार ने इस बार। अब मदिगा कम्युनिटी क्योंकि आ गई है न्यूज के अंदर, मदिगा कम्युनिटी कहाँ है, प्राइमरीली कहाँ देखी जाती है ये? सो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आती है ये, ऑब्वियसली तभी हमने शेड्यूल कास्ट की कमीशन के अंदर मेंबर बनाया है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर काफी पॉपुलसली बसे हुए हैं, मतलब इनकी सबसे ज्यादा आबादी मदिगा कम्युनिटी की कहाँ देखी जाती है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ की जो मदिगा कम्युनिटी है उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में एक मेंबर पोजीशन पे रखा गया है। याद रहेगा जी, ऑप्शन ही नहीं है, करना है याद। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें। चलिए, आर्टिकल 338 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात करता है एनसीएससी के बारे में। ओके, फर्स्ट कमीशन जो गठित की गई थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए थी और वो बनी थी 1978 अगस्त के अंदर। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, 89th अमेंडमेंट कब आया? 2003 में आया, जिसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट की कमीशन अलग कर दी गई, शेड्यूल ट्राइब की कमीशन अलग कर दी गई। ठीक है, और ये जो शेड्यूल कास्ट की कमीशन है इसमें चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 और मेंबर होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट जी? चलो, ये सब स्टैटिक इन्फो हैं जो मैं साथ में देते चलती हूँ ताकि आपको इधर उधर जाकर के फिर ढूंढना पढ़ना नहीं पड़े, यहीं से काम हो जाए। मेन काम क्या होता है कमीशन का? वैसे मैंने आपको बता दिया, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी इनके राइट्स और इनके सेफ गार्डिंग से रिलेटेड वो हैंडल करेगा एनसीएससी। उसके अलावा अगर कोई एडवाइस देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कुछ प्लानिंग करनी है इनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो वो भी ये कमीशन करेगी। ठीक है जी, चलो। सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम किया गया दिल्ली के अंदर। अब ये प्रोग्राम अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम किया गया, अच्छी बात है, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, और आपने एक कदम उठाया है अपनी सरकार को फीमेल में पॉपुलर करने के लिए भी आपने एक कदम उठाया है, दोनों तरह से। मतलब हम सिर्फ आलोचना नहीं करेंगे, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ बुरी हो रही है वो बुरी हो रही है। ठीक है, सो चलो अभी मैं पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम, राइट, इसके तहत ना 2 चीजें हाईलाइट हुई। एक तो ये हुआ कि 1000 नमो ड्रोन दीदीज को ड्रोन्स दिए गए। तो नमो ड्रोन दीदीज कौन हैं, क्या करती हैं? तो इनको ड्रोन्स को ऑपरेट करने के अंदर ट्रेन किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर ये ड्रोन्स के थ्रू अपने काम कर सकें, इक्विप हो सकें। ठीक है, और इसी में देख लो, नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है वो एम्पावर करती है रूरल वुमेन को, उनको ड्रोन पायलट्स बना करके, मतलब उनको ट्रेन करती है और फिर उनको लोकल फार्मिंग के सप्लाई चेन में मदद करती है। ड्रोन से आप कैसे फसल का मॉनिटर कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़क सकते हो, सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो 1000 नमो ड्रोन दीदीज को ड्रोन हैंड ओवर किए गए। दूसरा जो इसमें पॉइंट हाईलाइट हुआ कि पीएम मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ लखपति दीदी देश के अंदर बन चुकी हैं, ये पहले भी उन्होंने कहा था। सो टोटल टारगेट क्या है? 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट सरकार ने लिया है। पहले 2 करोड़ था, उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। तो क्या है लखपति दीदी स्कीम? इन सब डिटेल्स की वजह से न्यूज मैंने ली है, वरना वो अपने आप में इवेंट बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। सो लखपति दीदी स्कीम का अनाउंसमेंट जो आया था वो लास्ट ईयर यानी 2023 में 15 अगस्त को आया था, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे आया था, कि जो विमेन हैं उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस में अपने छोटे छोटे बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए हम एनकरेज करेंगे, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिनमें काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं उनकी मदद से हम इनको रोजगार से जोड़ेंगे ताकि महिलाएं लखपति बन सकें, सालाना 1 लाख रुपए कमाने जितनी हो जाएं, और एम है 3 करोड़ विमेन जो हैं वो लखपति बन जाएं। ठीक है, और ये DNRLM के तहत लखपति दीदी स्कीम को क्रियान्वित यानी ऑपरेशनल किया जाएगा। क्या है ये? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो इससे महिलाएं जुड़ती हैं और फिर उनको लाइवलीहुड से जोड़ दिया जाएगा। 3 करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए कमा सकें। दिस इज लखपति दीदी इनिशिएटिव। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। हाँ, आज मैंने इंपॉर्टेंट डेज बाद में लिए, यूजुअली हम स्टार्टिंग में लेते हैं। 11 मार्च को, अच्छा आज सेशन थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है बिकॉज आज न्यूज़ काफ़ी सारी है। इनफैक्ट अभी मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो गया है, आज वाले सेशन में उस न्यूज़ को नहीं डाला है, उसको हम कल पढ़ेंगे बिकॉज एक बार हमने पहले पढ़ ली थी जब ये डिस्कशन आया था कि लोकसभा पोल से पहले CAA इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, तब हमने सारी डिटेल पढ़ ली थी। अभी वापस पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे। उसके अलावा लद्दाख के अंदर एक मुहिम चल रहा है सरकार के अगेंस्ट कि शेड्यूल 6 के अंदर जगह मिले लद्दाख को, तो क्या है वो पूरा मुहिम, वो भी समझेंगे कल, ठीक है। चलो आ जाओ। 11 मार्च यानी कल जो दिन निकल गया, उस दिन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सरकार से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं पुराने समय के, वो सब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया अपने पास रखता है, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, सारा। तो एक तरह से स्टोर हाउस है सरकार का, काम की अच्छी अच्छी चीजें रखता है। ऑन द ओकेजन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी। इन्होंने सुभाष अभिनंदन एक डिजिटल एग्जीबिशन को भी लॉन्च किया। तो जब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था, इस बार 134th फाउंडेशन डे ऑर्गेनाइज हुआ, तो इस दौरान एक सुभाष अभिनंदन डिजिटल एग्जीबिशन लॉन्च की गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जो भी आर्काइव्स हैं, जो भी रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, सारी चीजें दिखाई गई। ओके, और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की हमने बात की है तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। ये एक रेपोजिटरी है, कलेक्शन है, जहां पे सारी चीजें रखी जाती हैं, नॉन करंट रिकॉर्ड्स, यानी अभी के नहीं, पुराने समय के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ओके, और इसको 11 मार्च 1891 के अंदर बनाया गया था, इसीलिए फाउंडेशन डे आया कोलकाता के अंदर। और किस नाम से ये बना था? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, बाद में इसको चेंज करके नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया किया गया। और इसकी जो करंट बिल्डिंग है 1926 में सर एडविन ल्यूटन्स ने बनाई थी। इन्होंने और भी एक बहुत प्रोमिनेंट बिल्डिंग बनाई थी दिल्ली के अंदर, कौन सी थी भाई बताओ जरा, लिख दो। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी भी है, जितने भी हमारे पब्लिक रिकॉर्ड्स और पब्लिक रूल्स, रिकॉर्ड रूल्स वगैरह जो रखे जाते हैं वो सब इसी के पास रखे जाते हैं। सो इन एक्ट्स के तहत ये नोडल एजेंसी है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक डिजिटल एग्जीबिशन थी, तो इनके बारे में आप चाहूँ तो मैं छोड़ दूं कि पढ़ लेना, बट इट विल नॉट मेक सेंस, है ना, मैं पढ़ा देती हूँ। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। 23 जनवरी को हम किस तरह मनाते हैं? पराक्रम दिवस की तरह मनाते हैं हर साल, है ना। तो कटक ओडिशा के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। उस समय इसको ओडिशा नहीं उड़ीसा ही कहा जाता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रह चुके हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है नेताजी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद इन्हीं का नारा है, दिल्ली चलो इन्हीं का नारा है। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी INA भी कहा जाता है। और एक प्लेन क्रैश के दौरान इनकी मृत्यु हो गई 1945, 18 अगस्त 1945, ठीक है। चलो जी, फिर आता है 12 मार्च, यानी आज के दिन नेशनल डे है कहाँ का? मॉरिशस का, मॉरिशन नेशनल डे है। सो हमारे अच्छे रिश्ते हैं मॉरिशस के साथ, और वहाँ पे सबसे बड़ा जो धर्म फॉलो किया जाता है मॉरिशस में वो हिंदुइज्म है, काफ़ी सारे हिंदूज वहाँ बसते हैं। सो मॉरिशस का नेशनल डे आज मनाया जा रहा है, और उसके लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ इनवाइट किया गया है। ये छठी ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो कि इनवाइट की गई हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2000 के बाद से, है ना। इंडियन नेवी का एक कंटिंजेंट भी पहुंचा मॉरिशस इन सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने। INS तीर और कोस्ट गार्ड की शिप है सारथी और तीर, ये दोनों भी वहां पहुंचे हैं। मॉरिशस कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका का, एग्जैक्टली। सो ये मैडागास्कर दिख रहा है, मैडागास्कर से थोड़ा और आगे जाइए तो ये मॉरिशस आपको दिख जाएगा। और एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ आपको दिखेगा। वॉल्केनिक है ओरिजिन में, वॉल्केनिक ओरिजिन है, और आसपास बहुत सारी कोरल रीफ्स हैं, और इसीलिए यहाँ की बीचेस, यहाँ के वाटर्स और वाटर में डाइविंग वगैरह बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पे। हिंदू मेजॉरिटी वाला राष्ट्र है ये, हिंदूज बहुत मिलेंगे। और ये जाना जाता है, जो डोडो बर्ड थी ना, जो अब एक्सटिंक्ट हो गई, तो डोडो बर्ड यहाँ की इंडिजिनस थी, यानी यहाँ से ओरिजिनली वो बर्ड थी।
इसलिए भी मॉरिशस जाना जाता है, और इसके जो नेशनल एम्बलम है उस पर डोडो बर्ड भी मेंशन है। कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस, और करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपी, जैसे इंडियन रुपी है ये मॉरिशियन रुपी है। ये लास्ट खबर है, इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आज के रिवीजन भी और पिछले दिन के रिवीजन भी। न्यूज़ क्या आ रही है? मिसिंग माइग्रेंट्स रिपोर्ट आ रही है कि अभी तक 2023 के अंदर माइग्रेंट्स जो यानी यहाँ से वहाँ जाते हैं लोग, पलायन करते हैं, उनके लिए डेडलीस्ट साल साबित हुआ 2023, यानी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान इस पलायन, इस माइग्रेशन के दौरान गंवाई। इलीगल माइग्रेशन भी करते हैं कुछ लोग, है ना, प्रॉपर उनको चैनल्स नहीं मिलते, तो कोई पानी से छुप करके जा रहा है, कोई लैंड से छुप करके जा रहा है, अलग अलग रीजन से उनकी मौत हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ये रिपोर्ट के आंकड़े सामने रखे हैं कि 2023 डेडलीस्ट ईयर था माइग्रेशंस के लिए, माइग्रेंट्स के लिए। 2023 में 8,565 माइग्रेंट डेथ्स रजिस्टर की गई, जो कि 2022 के मुकाबले 20% ज्यादा थी। ओके, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट रूट देखा गया, जहां सबसे ज्यादा डेथ्स रजिस्टर की गई है, मेडिटेरेनियन रूट है, अफ्रीका है, मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप है। अभी मैं मैप पे दिखाऊंगी। तो अफ्रीका से यूरोप पहुंचने के लिए मेडिटेरेनियन सी का जो रूट लेते हैं, वहां मैक्सिमम मौत दर्ज की गई है, नॉर्थ अफ्रीका टू यूरोप। रिस्कीएस्ट रूट रहा ये माइग्रेंट्स के लिए, ठीक है। और इस साल की अगर हम बात करें 2024 की, अभी तक की, तो ऑलरेडी 512 डेथ्स रजिस्टर हो चुकी हैं। ये देखो, ये नॉर्थ अफ्रीका है, ये यूरोप वाला हिस्सा, ये सारे रूट्स लेते हैं माइग्रेंट्स, और ये काफी रिस्की रूट रहता है। काफी सारे जो माइग्रेंट्स हैं, एक तो अफ्रीका में उन्होंने डेथ एक्सपीरियंस की है, और दूसरा एशिया में। एशिया में भी काफी सारे माइग्रेंट्स मारे गए हैं, पर्टिकुलरली अफगान और रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं, चाइना वाला जो पूरा रीजन है वहां पे, वेस्टर्न चाइना वाला जो रीजन है, ठीक है। सो ये जो IOM की मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट है, ये 2014 में चलाया गया था, ताकि एक पूरा डेटाबेस रहे कि कौन कौन लोग डिसअपियर हुए हैं, कितने लोगों की डिसअपियरेंस है या डेथ कंफर्म हो गई है, वो पूरा डेटा सामने लाने के लिए। सो 2023 वाज अ वेरी लीथल ईयर फॉर माइग्रेंट्स बाय दिस रिपोर्ट। अब IOM की हमने बात की है। सो IOM इज अ अंडर, मतलब एसोसिएशन में है, इस UN के साथ में काम करती है, ठीक है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वर्क्स हैंड इन हैंड विद यूनाइटेड नेशन। 1951 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, तो उनको वापस उनकी देखरेख के लिए, उनके राइट्स वगैरह दिलवाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इन प्लेस लाया गया था वेस्टर्न यूरोप में, जो पूरा डिस्प्लेसमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेड कौन है? शी इज एमी ई पोप, और इंडिया मेंबर है IOM का। तो ऑर्डरली और ह्यूमेन मैनेजमेंट हो सके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच सके इन लोगों को, रेफ्यूजी कैंप्स में जो रह रहे होते हैं, सो इन सब के लिए IOM फंक्शन करता है। गॉट इट? UN के अंडर में ही ये एसोसिएशन के तौर पे वर्क करता है। सो ये सारी हो गई हमारी आज की न्यूज़, ठीक है। अब हम जल्दी से बढ़ लेते हैं हमारे रिविजन क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, Which missile was tested during mission दिव्यास्त्र with multiple independently targetable re-entry vehicle technology यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लेस? कौन सी मिसाइल है जिसको टेस्ट फायर किया गया मिशन दिव्यास्त्र के दौरान? आंसर हो जाएगा अग्नि 5 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी। Who is the newly elected president of Paralympic Committee of India? कौन है? 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता देवेंद्र झाझरिया। ओके, देन Who won the Best Actress at Oscars 2024, Academy Awards 2024? बेस्ट एक्ट्रेस किसने जीता है? एमा स्टोन ने जीता है पुअर थिंग्स मूवी के लिए। ओके, देन हु एमर्ज विक्टोरियस इन मेंस डबल कैटेगरी एट फ्रेंच ओपन 2024? फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन डबल्स किसने जीता? क्या आंसर होगा? बी, सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। In which states are Madiga community considered one of the most populous scheduled caste communities? Madiga community जो कि हमने देखा NCSC के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कौन से स्टेट में मोस्ट पॉपुलस शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी मानी जाती है? कौन से 2 राज्य हैं? आंसर क्या होगा? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, प्रीवियस डेज के देखें कुछ क्वेश्चंस। सेला टनल प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कल हमने न्यूज पढ़ी थी, बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अभी बना नहीं है, अभी तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इनॉग्रेटेड वर्ड नहीं आएगा जी, नो 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 नो, फाउंडेशन स्टोन रखा गया।
विच टीम वन संतोष ट्रॉफी 2024 मेकिंग इट देयर 7th टाइटल? संतोष ट्रॉफी 2024 कौन सी टीम ने जीती और अभी तक का 7th टाइटल हो गया उनका? आंसर क्या है? सर्विसेज टीम। सर्विसेज टीम ने जीती है। किसको हराया? गोवा को हराया। अभी तक की सबसे सक्सेसफुल टीम संतोष ट्रॉफी में, जो कि नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, वेस्ट बंगाल रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। As per मेहतारी वंदन योजना ऑफ छत्तीसगढ़, what amount is being transferred to eligible females per year? मेहतारी वंदन योजना कल हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। हर साल कितना राशि, कितना अमाउंट सीधे बैंक खातों में महिलाओं के पहुंचेगा जो एलिजिबल हैं? आपसे पूछा जा रहा है। हर महीने 1000 रुपए डालने थे तो साल के 12,000। बी विल बी द राइट आंसर। What is the speed of India's fastest and indigenously developed multi-protocol label switching router? कल हमने पढ़ा था, अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट और इंडिया में ही बनाया गया राउटर, है ना, और वो MPLS राउटर है। आपसे पूछा जा रहा है स्पीड क्या है उसकी? स्पीड क्या है? 2.4 टेराबिट्स पर सेकेंड। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच डैम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट डैम स्ट्रक्चर इन इंडिया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हम मिलेंगे कल। और यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, आज मुझे याद है। सो जाते जाते आपने मुझे कहा था कि मैम कोई ना कोई ऐसा थॉट दे जाइएगा जो कुछ क्वालिटी या वैल्यू एडिशन हमारे अंदर कर दे। सो आज एक थॉट मैंने लिखा है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एंड आई इम्प्लीमेंटेड। यू मस्ट लेट गो बिफोर यू कैन फाइंड समथिंग वर्थ होल्डिंग ऑन टू। कई बार हम बहुत जल्दी हमारे एम्स, हमारे इमोशंस, हमारे एप्रीहेंशंस, हमारी चॉइसेस को फ्रीज कर लेते हैं कि हमारे लिए तो यही सही है, यही गलत है, हमारे लिए तो यही अच्छा है, ये बुरा है, हमारे लिए ये करियर बेस्ट है, ये तो बिल्कुल वर्स्ट है, हम लाइफ में यही करेंगे और बनेंगे, ये नहीं करेंगे। जब कई बार हम बहुत खुद को एनालाइज किए बिना, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल छोड़ करके, मे बी किसी और से गवर्न होके, किसी और से इन्फ्लुएंस होके, या फिर एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए, या खुद के हिसाब से ही बट टू अर्ली एंड टू रिजिडली किसी चीज को पकड़ लेते हैं, और ऐसा पकड़ते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते। वो आपके इमोशंस हो, आपका करियर पैटर्न हो, या फिर आपके चॉइसेस हो, या फिर आपकी हैबिट्स हो, तो स्कोप ही नहीं रहता कि आप कभी किसी बेटर चीज की तरफ मूव कर सको। ध्यान रखिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइफ इज टू फ्लेक्सिबल, राइट? शुड बी टू फ्लेक्सिबल रादर। मे बी जब मैं अपने स्कूल डेज में थी तो मैंने अपने लिए कुछ करियर एम्स सोचा था, लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें प्रोग्रेस हुई, मुझे अपने और कुछ टैलेंट्स देखने को मिले, तो मैंने अपने करियर को थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर लिया, राइट? एक टाइम था जब मैं टीचिंग को बिल्कुल लास्ट में रखती थी, मुझे नहीं बनना टीचर, एंड टुडे आई एंजॉय एंड लव इट लाइक एनीथिंग। इट इज माय पैशन नाउ, राइट? सिमिलरली जो लोग मुझे लगता था कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं, ये इस तरह की, मेरी इनसे नहीं बन सकती, आपने थोड़ा सा अगर ब्रॉडन नहीं किया खुद को, तो आप कुछ बेटर के लिए स्कोप नहीं दे रहे हो। तो अंदर से थोड़ी रिजिडिटी हटाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर चीजें तभी आ पाएंगी। होता है ना, बचपन में मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलते हैं तो एक दायरे तक ही मूव कर सकते हैं जहां तक वो जा रहे हैं। उंगली छोड़ेंगे तो ही तो ज्यादा चीजें देख पाएंगे ना, ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो यू मस्ट लर्न टू लेट गो, राइट? पुराने, और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस की बात कर लेती हूँ। आपकी फेलियर्स हों, आपके बैड रिलेशंस हों, आपके नेगेटिव इमोशंस हों, आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हों, उनको लेट गो नहीं करोगे तब तक ब्यूटी के लिए जगह नहीं बन पाएगी, ठीक है? सो ये था आज का थॉट। जल्दी मिलेंगे कल सेम टाइम, दैट इज 12 noon, विद अनदर डेली CS सेशन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।